LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और UP TGT के लिए अहम आज की क्लास नंबर 39 में हम 3 अहम मसनवियों को डिस्कस करेंगे। गुलजार नसीम, ज़हर इश्क और ख्वाब ख़याल, इन तीनों मसनवियों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों मसनवियों के मुसन्निफ़ीन के बारे में भी मुख्तसर जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, नसीम का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है, पंडित दयाशंकर कौल था। ये कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीरी पंडितों से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। 1811 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। महज इनकी उम्र 34 बरस ही थी कि 1845 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। 20 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की और ख्वाजा हैदर अली के ये शागिर्द बन गए। ख्वाजा हैदर अली के ही शागिर्द थे शौक लखनवी भी, जिनकी मसनवी ज़हर इश्क हम आगे पढ़ेंगे। तो नसीम किसके शागिर्द हैं? ख्वाजा हैदर अली आतिश के। दुनिया की बेसबाती, खुददारी, ये नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। यहाँ पे एक शेर है कि जब हो चुकी शराब तो मैं मस्त मर गया, शीशे के खाली होते ही पैमाना भर गया। ये शेर इन्हीं का है, यानी पंडित दयाशंकर नसीम का है। इनके दीगर अशार की बात करें तो गुज़रा जहाँ से मैं तो कहा हंस के यार ने, गुज़रा जहाँ से मैं तो कहा हंस के यार ने, कज़िया गया फसाद गया दर्द सर गया। तो ये शेर भी नसीम का है। ये नसीम का सबसे मशहूर शेर है कि लाए उस बुत का इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये शेर पंडित दयाशंकर नसीम का सबसे मशहूर शेर है। मुमकिन है कि आपसे इनके अशार भी पूछ दे, तो मैंने 3 शेर आपको सुना दिया। अब इन्होंने जो मसनवी लिखी उसका नाम है गुलजार नसीम। कब लिखी थी? 1839 ईस्वी में, और हिजरी पूछे तो 1254 हिजरी में। ये एक इश्किया मसनवी है, लखनवी तहज़ीब की आइनादार है। इसमें जो किस्सा है वो गुल बकावली का किस्सा है, तो इसलिए ये किस्सा गुल बकावली के नाम से भी जानी जाती है। मसनवी गुलजार नसीम में गुले बकावली की मशहूर इश्क की दास्तान बयान की गई है। ये जो असल किस्सा है 1722 ईस्वी में लिखा गया था फ़ारसी ज़बान में। किसने लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो गुले बकावली का जो किस्सा है पहली मर्तबा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में फ़ारसी नस्र में लिखा था। इसी किस्से को 1803 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया। तो पहली बार असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में लिखा, फिर इसी किस्से को आसान उर्दू ज़बान में मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने मुंतकिल किया, और फिर इसी को मसनवी के कालिब में ढाल दिया पंडित दयाशंकर नसीम ने। कब? 1839 ईस्वी में। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई? तो 1844 में लखनऊ के मतबा हसनी मीर हसन रिजवी से ये शाये हुई। पंडित दयाशंकर नसीम ने 28 साल की उम्र में ये मसनवी मुकम्मल की थी। नसीम ने जब यह मसनवी पहली बार लिखी तो बहुत तवील थी। उस्ताद के पास लेके गए तो उस्ताद ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इसकी जो बेजा तवालत है इसको कम करो, इसको मुख्तसर करो। तो फिर इन्होंने मुख्तसर किया, और यही इख्तिसार मसनवी गुलजार नसीम की सबसे अहम खसूसियत बनी। मसनवी गुलजार नसीम को किसने मुरतब किया? रशीद हसन ख़ान ने। और गुलजार नसीम में ज़बान व बयान का वही रंग पाया जाता है जो फ़साने अजायब में पाया जाता है, यानी फ़साने अजायब में मुरस्सा व मुकफ़्फ़ा नस्र है। तो इसकी जो नज़्म है, इसकी जो ज़बान है
उसमें भी सनाए बदाए तशबीहात इस्तियारात मुश्किल व शकील अल्फाज बंदिश और रियायतों का ज़िक्र है। ठीक है, तो मसनवी गुलजार नसीम ये लखनवी तहज़ीब की आइनादार है। मसनवी गुलजार नसीम में आवर्द का अंदाज़ पाया जाता है। इसमें रियायत लफ्ज़ी का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। रियायत लफ्ज़ी ये दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत है। दाखिलियत है, तसन्नु, बनावट, मुबालगा आराई, जिन्स ज़दगी, ये सब दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत है। और पंडित दया शंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते थे। इस मसनवी की यानी जो गुलजार नसीम मसनवी, इसकी बड़ी ख़ासियत क्या है? मैंने अभी बताया इसकी खसूसियत इसका ईजाज़ व इख्तिसार है। किस बहर में लिखी गई? तो बहर हज़ज मुसज्जद अखरब मकबूज़ मकसूर या महजूफ़ में ये मसनवी मफ़ऊलन मफ़ाअलन फ़ऊलन के वज़न पर है। 1905 में इस मसनवी को चकबस ने एक मुकदमे के साथ शाये किया था। फिर इस पर शरर ने काफ़ी एतराज़ किए थे, जिसकी वजह से उर्दू में एक मार्का शुरू हुआ जो मार्के चकबस्तो शरर के नाम से जाना जाता है। 1905 में यह शुरू हुआ था। गुलजार नसीम में दीगर मसनवियों के मुकाबले में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन इसके बाद जो हम मसनवी पढ़ेंगे उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर नहीं हैं। गुलजार नसीम में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की कसरत है, जबकि ज़हर इश्क में बिल्कुल नहीं है मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मूजिज़ा करार दिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी इसके बारे में लिखते हैं कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम था, गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया। फरमान फ़तेहपुरी लिखते हैं कि गुलजार नसीम तबाह होते इसका नाम सिरुल बयान के मुकाबले में और नसीम का नाम मीर हसन के साथ लिया जाने लगा, यानी कि यह मसनवी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी अपने ज़माने में। अब्दुल कादिर सरवरी लिखते हैं कि इस मसनवी की सबसे नुमायाँ खूबी इसका सनद गर्दाना अंदाज़ बयान है, जिसमें छोटी से छोटी बात बगैर किसी लुत्फ़ के इल्तिज़ाम के नहीं कही जाती। इसके इस्तिआरों और तशबीहों की नुदरत, मुहावरों और सनतों का लुत्फ़, इजाज़ और शेरियत उसके साथ मखसूस हैं। इस उसलूब की दूसरी मसनवी नहीं मिलती है। यह हकीकत में हुस्न कारी का एक ख़ास अंदाज़ है। ये किसने कहा है मसनवी गुलजार नसीम के बारे में? अब्दुल कादिर सरवरी ने कहा है। अच्छा, हाली ने, ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? देखो, हाली ने मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़ ज़ुख़न करार दिया, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन किस मसनवी को उन्होंने सबसे बेहतर मसनवी करार दिया है, वो कौन सी मसनवी है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब मसनवी गुलजार नसीम के बारे में हमने सभी अहम बातें जान ली। अब हम इसके ख़ुलासे पर आते हैं। ख़ुलासा मैं पढ़ रहा हूँ, जो अहम बातें या अहम नाम हैं उनको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है, उस पर आप ख़ुसूसी तवज्जो दीजिएगा। मशरिक़ में एक सुल्तान था जिसका नाम है ज़ैनुल मुलूक। ज़ैनुल मुलूक एक बादशाह रहता था, उसके 4 बेटे थे। 5वां बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है ताजुल मुलूक। ताजुल मुलूक जब पैदा हुआ तो नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर सुल्तान की नज़र इस पर पड़ी तो इसकी बीनाई चली जाएगी, अंधा हो जाएगा। ताजुल मुलूक की सुल्तान की नज़रों से छुपा कर परवरिश की जाने लगी। एक दिन इत्तेफाक से ज़ैनुल मुलूक यानी बाप ने ताजुल मुलूक यानी कि बेटे की सूरत देख ली। बाप ने बेटे की सूरत देख ली। नजूमियों की पेशन गोई के मुताबिक सुल्तान की आंखें बेनूर हो गई, अंधा हो गया। एक तबीब ने कहा कि गुलजार इरम में बकावली नामी एक फूल है, अगर वो आँखों से मस कराया जाए तो उम्मीद है कि रोशनी लौट आए।
اب یہ جو چاروں بڑے بیٹے تھے وہ گل بکاولی کی تلاش اور جستجو میں نکلے۔ پہلی منزل پہ ایک دلبر بیسوا سے انہوں نے چوسر کھیلا، اس میں ہارے اور پھر قید ہو گئے۔ پھر تاج الملوک جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کو دیکھ کے باپ کی آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی تھی، وہ کیا کرتا ہے، پھول کی تلاش میں نکلتا ہے اور دلبر بیسوا کو ہرا کر پھر ایک دیو سے مقابلہ اس کا ہوتا ہے، اس کو بھی ہرا کر وہ دیو کی بہن ہمالا دیونی سے مدد لے کر اس کی بنائی ہوئی سرنگ کے ذریعہ تاج الملوک گلزار ارم پہنچتا ہے۔ یعنی ہیرو کیا کرتا ہے، گلزار ارم پہنچ جاتا ہے اور گل بکاولی کو توڑ لیتا ہے۔ واپسی میں تاج الملوک کی ملاقات اس کے بھائیوں سے ہوتی ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا، دھوکے سے پھول تاج الملوک سے چھین لیا اور پھول لے کے سلطان کے پاس آئے۔ پھول سلطان کی آنکھوں سے لگایا گیا، سلطان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ جب پھول چوری ہو گیا تو یہ جو گل بکاولی ہے، جو ہیروئن ہے، اس کو پتہ چلا۔ تو جب بکاولی کو پتہ چلا کہ اس کا گل چوری ہو گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا، بہت وہ گھبرائی، پریشان ہوئی۔ چور کا پتہ لگاتے لگاتے وہ سلطان کے دربار تک پہنچ گئی اور ایک مرد کی صورت بنا لیتی ہے اور جا کے اس کی وزیر بن جاتی ہے۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے آگے بتائیں گے۔ مرد کی صورت اختیار کر کے اس کی وزیر بن گئی۔ دوسری طرف تاج الملوک شہر کے جوار میں ہی ایک طلسم کے زور سے گلشن نگاری بنا کر رہنے لگا، لیکن یہ راز زیادہ دن تک راز نہ رہ سکا۔ بکاولی بھی یہ جان گئی کہ اصل پھول چرانے والا کون ہے، تاج الملوک ہے۔ وہ اس کی بہادری سے متاثر ہو گئی اور اس پر دل ہار بیٹھی ہے۔ دل بہت جلدی ہار جاتے ہیں سب پرانی داستانوں اور افسانوں اور مثنویوں میں۔ بہرحال دل ہار بیٹھی۔ دونوں گلزار ارم میں عیش و عشرت رہنے لگے۔ بکاولی کی ماں جمیلہ پری کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا افیئر ہے تو وہ کیا کرتی ہے، بکاولی کو قید کر لیتی ہے اور تاج الملوک کو طلسمی شعرا میں دور کہیں پھینکوا دیتی ہے۔ اب تاج الملوک نے تمام مصائب و آلام کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا ہیرو نے، اور طلسم سے رہائی حاصل کی اور بالآخر دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی، قصہ اور آگے بڑھا۔ دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں ساتھ گلشن نگاری میں آ کر رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب شادی تو ہو گئی، کہانی ختم ہو جانی چاہیے، نہیں، اس کے بعد آگے کہانی بڑھتی ہے اور جو ہیرو ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ہیروئن ہے بکاولی وہ اندر لوک کی پری ہے۔ اب اندر لوک اور اندر سبھا ایک ڈرامہ آپ یاد کریے، اس میں بھی ایک پری ہوتی ہے سبز پری اور اس کے ہیرو کا نام گلفام ہوتا ہے، تو اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، وہ دوسرا قصہ ہے۔ یہاں پہ بھی اندر لوک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی راجہ اندر ہے، تو یاد رکھیے گا۔ تو ہیروئن کیا ہے، ہیروئن جو ہے بکاولی وہ اندر لوک کی ایک پری ہے، اور ہر رات جب ہیرو سو جاتا ہے تو وہ اندر لوک چلی جاتی ہے اور ہیرو کے جاگنے سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ تاج الملوک نے یہ محسوس کیا، اسے پتہ چل گیا اور وہ ایک رات پخاجی بن کے بکاولی کے ساتھ اندر لوک پہنچ گیا، چڑیا بن کے۔ بکاولی نے اس رات بہت عمدہ رقص کیا، جس سے خوش ہو کر راجہ اندر نے اسے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کر بیٹھا۔ اب چونکہ یہ کسی سے پیار کرتی تھی اور راجہ اندر کے یہاں گانا کرتی تھی، رقص کرتی تھی، اور راجہ اندر نے اس سے کہا کہ بول تیری آخری خواہش کیا ہے، تیری ایک خواہش اگر پوری کی جائے تو وہ کون سی خواہش ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ بکاولی نے تاج الملوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت مانگ لی۔ یہ سن کر راجہ غصہ ہو گیا،
अब उसकी जो जिस पर राजा की नज़र थी, जिसको राजा डांस करवाता था, वो कहे कि तुमको छोड़ के हम किसी और के पास जाना चाहते हैं, तो गुस्सा होगा ना। गुस्सा हो गया और आधा पत्थर का उसको बना दिया और एक मठ में उसको कैद कर दिया। कुछ अरसा बाद राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत भी ताजुल मलूक पर आशिक हो गई। ताजुल मलूक का रोज़ रोज़ मठ जाना और बकावली से बातें करना चित्रावत को नागवार गुजरा और उसने मठ को मुनहदिम कर दिया। इन्हदाम के बाद उस ज़मीन में सरसों का पौधा लगाया गया, जिसके तेल से एक किसान की बीवी हामला हो गई। ठीक है, तेल से बीवी हामला हो रही है, देखो। और बकावली ने फिर से जन्म लिया दैका के घर और बड़ी होकर वो दोबारा ताजुल मलूक से मिली। इस तरह से दोनों दोबारा एक दूसरे से मिल गए और इस तरह से कहानी ख़त्म हो गई। अब जो किरदार अहम हैं, चूँकि किरदारों से सवाल पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए किरदार कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला जो किरदार है वो ज़ैनुल मलूक है, जो कि बादशाह है। मशरिक का बादशाह है, 5 बेटे उसके होते हैं। उसका छोटा बेटा होता है ताजुल मलूक, ठीक है, और यही मसनवी का हीरो होता है। और हीरोइन होती है बकावली, फर्रुख। अब ये कौन है? मैंने कहा था कि जब फूल चोरी हो जाता है तो उसकी तलाश में बकावली निकलती है और अपना भेष बदल देती है, तो उसका नाम होता है फर्रुख। फर्रुख बकावली का दूसरा किरदार है, जो शक्ल बदलकर ज़ैनुल मलूक के दरबार में वजीर के ओहदे पे फायज होती है। जमीला परी ये बकावली की माँ है, फिरोज बकावली का बाप है, और समन परी, रूह अफ़ज़ा परी, ये दोनों बकावली की सहेलियां हैं। बहराम ताजुल मलूक के वजीर का लड़का है, जो रूह अफ़ज़ा पर आशिक हो जाता है। और ये रूह अफ़ज़ा कौन है? ये सहेली है हीरोइन की। हुस्नारा रूह अफ़ज़ा की माँ है। महमूदा ये एक हिमाला देवनी जो थी उसकी मुँह बोली बेटी है। राजा इंदर इस मसनवी का विलन है, जो अपनी बद्दुआ से आधा पत्थर का कुल बकावली को बना देता है। अहमाला ये एक देवनी होती है, जिसकी मदद से ताजुल मलूक बरास्ता सुरंग गुलज़ार रम तक पहुँचता है, जहाँ से वो गुले बकावली यानी जो फूल होता है उसको तोड़ने में कामयाबी हासिल करता है। राजा चित्रसेन चित्रावत का बाप है। और ये चित्रावत कौन है? ये ताजुल मलूक पर आशिक हो जाती है। दिलबर एक बेसवा है, तवाइफ है, जो ताजुल मलूक के चारों भाइयों को जुए में हराकर अपना गुलाम बना लेती है। साइद कौन है? दिलबर बेसवा का गुलाम है। तो गुलजार नसीम के बारे में सब कुछ जान लिया। अब हम मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी ज़हर इश्क के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मिर्जा शौक के बारे में जान लीजिए। इनका असली नाम तसद्दुक हुसैन खान था और शौक इनका तखल्लुस था। हकीम नवाब मिर्जा के नाम से जाने जाते। हकीम क्यों थे? क्योंकि इनका खानदानी पेशा तबाबत था और ये वाजिद अली शाह के ज़माने में ये शाही डॉक्टर थे, शाही तबीब थे। इनकी पैदाइश 1773 ईस्वी में लखनऊ में हुई और नसीम की तरह इनके भी उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। उन्होंने अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में गज़लें कहीं, बाद में तवील नज़मों की तरफ मायल हुए, फिर मसनवी में इन्होंने तबाह आज़माई की। इनसे वैसे तो 5 मसनवियाँ मंसूब की जाती हैं, लेकिन 2 के बारे में ये कन्फ्यूज़न है कि इनकी है कि नहीं है, लेकिन 3 एकदम कन्फर्म है कि शौक की मसनवियाँ। तीनों मसनवियों में फ़रेब इश्क पहली है, दूसरी बहार इश्क है और तीसरी ज़हर इश्क है। इनसे जो मंसूब की जाती हैं दीगर मसनवियाँ, उनमें लज़्ज़त इश्क और खंजर इश्क है। ये दोनों मसनवियाँ अभी तक दस्तयाब नहीं हुई हैं। अब इनकी जो 3 अहम मसनवियाँ हैं, बारी बारी से उनके बारे में जान लेते हैं। फ़रेब इश्क मिर्ज़ा शौक की पहली मसनवी 1846 ईस्वी में पाया तकमील को पहुँची। इसमें 428 अशार हैं।
दूसरी जो मसनवी है बहार इश्क है। बहार इश्क मिर्जा शौक की दूसरी मसनवी है। 1847 ईस्वी में मंजर आम पर आई। 842 अशार इसमें हैं। तीसरी है ज़हर इश्क, जो कि सबसे मकबूल है, मशहूर है, और ये मिर्जा शौक ने 1860-61 के दौरान लिखा। इसमें 566 अशार हैं। इसकी जो बहर है वो खफीफ मुसद्दस मखदून मकतू है। मसनवी ज़हर इश्क को अपने ज़माने में बहुत मकबूलियत मिली। कहा जाता है कि जब मसनवी देखते थे लोग, जब मंजर कसी होती थी मसनवी की, तो इसमें मसनवी की जो हीरोइन होती है महे जबी, वो आखिर में खुदकुशी कर लेती है। तो इतने लोग पगला, आजकल जो सैयारा देख के जो जनरेशन जो नई वाली पागल हुई थी, रो रही थी थिएटर में, उससे कहीं आगे ये मसनवी है। इसमें हीरोइन ही खुदकुशी कर लेती है। तो उस दौरान भी लोग पागल हो जाते थे ये मसनवी जब स्टेज होती थी तो, और इतने पागल हो जाते कि इश्क में जान देने लगते थे, खुदकुशी करने लगते थे। तो ये उर्दू की पहली मसनवी है जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पोश्त के इंसान हैं। इसमें माँ फौकुल फिदत अनासिर नहीं है। हीरो कोई शहजादा नहीं है कि एक पल में उड़ के अरे जादुई चटाई पे उड़ के कहीं और चली जाए, देव से झगड़ा करके जीत जाए और परियों से इश्क लड़ाए, ऐसा नहीं है। इसमें ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पोश्त के इंसान हैं, और इसमें माँ फौकुल फितरत वाक़या नहीं बयान किया गया है। इसके सभी किरदार लखनऊ के रहने वाले हैं। और जब हीरो और हीरोइन कौन है? महे जबी हैं, और हीरो खुद मिर्जा शौक हैं। जब दोनों के इश्क का चर्चा होता है तो महे जबी को दूसरे शहर भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है आगे हम बताएंगे, ठीक है। ज़हर इश्क के बारे में कहा जाता है कि शौक ने इससे मीर असर की मसनवी ख्वाब ख्याल की तकलीफ में लिखी। अभी हम ख्वाब ख्याल के बारे में भी मुख्तसरन जान लेंगे, ठीक है। ख्वाब ख्याल की तकलीफ में ये मसनवी लिखी गई। इसमें हुस्न इश्क की मामूली सी दास्तान बयान की गई है। मुहक्किकीन ने ज़हर इश्क का मुआवजना जर्मन अदीब गोएटे के द सारो ऑफ यंग रेथर, ये रेथर नाम है, यानी जो जवान रेथर है उसके दुख, ये एक गोएटे की तसनीफ थी, उससे इसका मुवाजना किया है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, हीरो या हीरोइन खुदकुशी कर लेती है। अब खुलासा मैं बता देता हूँ मुख्तसरन। मसनवी की हीरोइन महजबी एक आला खानदान और दौलतमंद सौदागर की बेटी है। ये ध्यान रखना, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ज़हर इश्क की जो हीरोइन है महजबी, वो किसकी बेटी है? तो सारे मसनवियों में जो हीरोइन होती है आम तौर से बादशाह की बेटी होती है, और एक ऑप्शन बादशाह भी देगा, तो गलती मत कर देना। महजबी बादशाह की नहीं, दौलतमंद सौदागर की बेटी। ये सवाल आ चुका है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तोप खां लोग भी इसको गलत करके आए थे, क्योंकि इसको सबके ज़हन में अरे इतना आसान सवाल है, बादशाह की बेटी थी, करके आगे बढ़ गए थे। लेकिन असल में ये जो थी वो सौदागर की बेटी थी। जो सौदागर की बेटी हीरोइन होती है वो छत पर चहल कदमी करती है। व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, छत पे ही टहल रही थी। उसी दौरान एक नौजवान को देखती है और उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। मैंने कहा ना, पुरानी किस्से कहानियों में फौरन इश्क हो जाता था, लव एट फर्स्ट साइट होता था। तो चहल कदमी के दौरान जवान को देखती है, उसकी इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। जो नौजवान होता है मसनवी का हीरो होता है, और बाज़ लोगों के मुताबिक, मुहक्किकीन के मुताबिक खुद मिर्ज़ा शौक होते हैं। तो जब इश्क हो जाता है तो दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं, राज़ो नियाज की बातें होने लगती हैं। वालिदैन बदनामी के डर से, बदनामी के खौफ से लड़की को बनारस भेज देते हैं। नौचंदी के दिन महजबी अपने आशिक से मिलकर सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी पापा गुस्सा हो गए हैं, उनको पता चल गया है हमारे इश्क के बारे में, अब हमको बनारस भेजा जा रहा है, ये आखिरी मुलाकात है, आज के बाद से हम नहीं मिलेंगे। और वो जाती है, आखिरी मुलाकात के बाद खुदकुशी कर लेती है। हर तरफ मातम छा जाता है, वालिदैन का भी बुरा हाल है। हीरो भी
صدمہ کی تاب نہ لا کر خودکشی کرنے جاتا ہے لیکن بچ جاتا ہے۔ ہیرو بچ گیا، ٹھیک ہے۔ بازیگر کا جو شاہ رخ خان ہے وہ تو جان بوجھ کے ہیروئن کو مار دیتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں مارتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں لیکن خود بچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بچ جاتے ہیں، ہیرو بچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مثنوی جب اسٹیج ہوتی تھی تو لوگ عشق میں خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ مثنوی زہر عشق روایتی محبت کی ایک عام داستان ہے جس میں زندگی میں پیش ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ شوق نے اپنی زبان و بیان کی سحر آفرینی اور جذبات نگاری سے اس عام کہانی کو اردو شاعری کا ایک زندہ جاوید شاہکار بنا دیا۔ حالی لکھتے ہیں کہ جو اس مثنوی کو لکھنے میں صرف کی ہے، اگر وہ اس کو اچھی طرح صرف کرتا اور روشنی کے فرشتے سے تاریکی کام نہ لیتا تو آج اردو زبان میں اس مثنوی کا جواب نہ ہوتا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حالی نے سب سے بہترین مثنوی کس کو قرار دیا تھا، اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ چلو اس مثنوی سے ایک دو شعر بھی سن لیجئے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے۔ یہ زہر عشق سے لیے گئے دو اشعار میں نے سنا دیا۔ اب ایک مثنوی ہے خواب و خیال، دھیان دو، خواب و خیال۔ یہ مثنوی ایسی ہے کہ اس مثنوی کے نام سے میر تقی میر نے بھی اسی نام سے ایک مثنوی لکھی تھی، مثنوی خواب و خیال، اور انہی کے ہم عصر تھے میر اثر، انہوں نے بھی مثنوی خواب و خیال لکھی، لیکن میر اثر کی مثنوی زیادہ مقبول ہے۔ اور خواب و خیال کے نام سے ایک افسانہ بھی ہے مجنوں گورکھپوری کا، تو وہ بھی آپ کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ تو اگر میر اثر آپشن میں ہے تو ہمیں میر اثر پہ جانا ہے، میر اثر آپشن میں نہیں ہے تو مثنوی خواب و خیال میر انیس کی ہے، میر تقی میر کی ہے، ٹھیک ہے، میر تقی میر کی خواب و خیال ہے اور میر اثر کی بھی ہے۔ چلو خواب و خیال کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ 1735 عیسوی میں خواب و خیال کے جو خالق ہیں محمد میر اثر، وہ پیدا ہوئے، 1794 میں انتقال ہوا۔ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اندلیب ان کے والد صاحب کا تخلص تھا، خود شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اثر نے ایک دیوان چھوڑا جس میں دو مثنویاں موجود ہیں، ایک خواب و خیال اور دوسری بیان واقعے، یہ دو مثنویاں ہیں۔ خواب و خیال کا جو پہلا ایڈیشن ہے 1926 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ مثنوی خواب و خیال میں نہ کوئی مسلسل قصہ ہے، نہ داستان ہے، نہ مصوری ہے، نہ سیرت نگاری ہے، صرف اور صرف زبان کی صفائی اور عریاں نگاری کی مثال ہے۔ اس مثنوی میں درد کے 300 اشعار پر اثر نے 3000 اشعار کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ مثنوی خواب و خیال میں قصہ نہ ہو کر بلکہ ہجر و مفارقت، راز و نیاز وغیرہ کا بیان ہے۔ مثنوی میں تقریباً نصف حصہ غزلوں کا ہے، 112 غزلیں اور قطعات اس میں شامل ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لچا بدمست ہو کر کھلکھلایا ہے۔ اس مثنوی نگار کے بارے میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی لچا بدمست ہو کر کھلکھلایا، کیونکہ اس میں فحش نگاری بہت زیادہ ہے۔ مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نوعیت کی مثنوی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ مثنوی کا زیادہ تر حصہ فارسی اشعار اور میر درد کی غزلوں پر مشتمل ہے۔ مثنوی خواب و خیال دراصل میر اثر کی آپ بیتی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے مجازی عشق کی داستان بیان کی ہے۔ میر اثر اپنے عشق کے قصے کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے دوستوں سے سنایا تھا اور دوستوں نے چرچا کر دیا تھا، کیونکہ عشق اور مشق نہیں چھپائے چھپتا۔ تو جب اب قصہ پھیل گیا تو رسوائی کے خوف سے اثر نے اس میں کچھ اضافہ کیا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ حقیقی قصہ نہیں، مجازی قصہ ہے، یا پھر یہ حقیقی قصہ، عشق حقیقی کا قصہ مجاز کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ خواب و خیال کوئی قصہ نہیں بلکہ ہجر و وصال، عشق و عاشقی، راز و نیاز کی کیفیات اور قلبی واردات کا بیان ہے۔
ٹھیک ہے، 3000 اشعار اس میں ہیں، اور مثنوی میں طوالت ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ تکرار بھی ہے، باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کی زبان صاف ستھری اور سلیس ہے۔ تو 3 مثنویاں ہم نے آپ کو پڑھا دی، ٹھیک ہے، گلزار نسیم، زہر عشق اور میر اثر کی مثنوی خواب و خیال۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا حالی نے کس مثنوی کو سب سے بہترین مثنوی قرار دیا ہے، تو اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔